Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. हमने अपने पिछले वीडियो में सोशल केस वर्क के बारे में जाना था। सोशल केस वर्क के डेफिनेशन के बारे में और प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी और बाकी की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी आज के वीडियो में हम सोशल केस वर्क से रिलेटेड जो अप्रोचेज और टेक्निक्स हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हमें पता है कि जो सोशल केस वर्क मेथड है वो प्राइमरी मेथड है सोशल वर्क का, और ये इंडिविजुअल और फैमिली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें आप असिस्टेंस, काउंसलिंग, सपोर्ट जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंडिविजुअल को चाहिए होता है, उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम केस वर्क के थ्रू करते हैं। और ये अप्रोचेज जो आपके होते हैं, जो डिफरेंट अप्रोचेज यूज होते हैं, वो स्पेसिफिक नीड और प्रॉब्लम को देख कर किया जाता है कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी नीड क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसके बेसिस पे ही हम कौन सा अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो डिपेंड करेगा। और सबसे पहला जो अप्रोच आया था वो सोशल वर्क का इंडिविजुअल से रिलेटेड मैरी रिचमंड जी जो थी, उन्होंने डेवलप किया था अपना सोशल डायग्नोसिस। उनकी एक टेक्स्ट बुक भी आई थी, आपको पता होगा, सोशल डायग्नोसिस, जो कि 1917 में आया हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम कैसे सोशल वर्कर जो है एक, वो अपने क्लाइंट की किस तरीके से हेल्प कर पाए कि जो क्लाइंट हो वो कैपेबल हो, वो एबल हो अपनी हेल्प इन फ्यूचर अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद की हेल्प कर पाए। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। ये आपका यहाँ पे हिंदी पे दिया हुआ है। हिंदी में आप जो लोग हिंदी लर्नर्स हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं अप्रोचेस सोशल केस वर्क, इसमें डाइवर्स रेंज होता है। हमने जैसे बात की, जैसे कि जो समस्या होगी वो समस्या का जो नेचर होगा, जो प्रकृति होगा वो अलग होगा, उसके हिसाब से ही हम क्या अप्रोच यूज़ करना चाहिए। उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या गोल्स हम बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही डिपेंड करती हैं कि हम कैसा अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। इसमें जो कुछ अप्रोचेज हैं उसमें है डायग्नोस्टिक अप्रोच और फंक्शनल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, टास्क सेंटर अप्रोच और रेडिकल अप्रोच। यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, जो हिंदी के लर्नर्स हैं वो इसे देख सकते हैं। ठीक है। कोशिश करिए कि इनका जो इंग्लिश नेम है वो आप उसी तरीके से याद रखिए, कोई ये कठिन नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक अप्रोच के बारे में। तो जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इन डेप्थ जो एग्जामिनेशन होता है, मतलब एक जो क्लाइंट है उसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करना जो किया जाता है, इस अप्रोच के थ्रू करते हैं, है ना। जो क्लाइंट है उसका जो मेन इशू क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या, उसके प्रॉब्लम के पीछे का कारण क्या है, उन सारी चीज़ों को डीप एनालिसिस किया जाता है। एनालाइज करने के बाद उसके जो मेन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये इस प्रकार से होता है। और इसको जो ये अप्रोच है, ये आपका सिगमंड फ्रायड का जो साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, ये उससे इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा, है ना। आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल और जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, ईगो, सुपर ईगो, ये सब क्या है इसके बारे में आपको, क्योंकि आप जब ये डायग्नोस्टिक अप्रोच कर रहे होंगे तो आप उसके पास्ट लाइफ और उसके फैमिली सबको इंक्लूड करोगे कि उसका बचपन कैसा बीता, सारी चीज़ें इसका डीप एनालिसिस कर रहे होगे। ठीक है। और इसको जो डेवलप किया था वो मैरी रिचमंड थी, उन्होंने इसे बनाया था, मतलब शुरुआत उन्होंने की थी। इसके बाद धीरे-धीरे और बहुत सारे लोग इससे जुड़ते गए थे, और इन्होंने अपनी बुक सोशल डायग्नोसिस 1917 में लिखी थी इसके संबंध में। और जो बाद के कुछ और स्कॉलर्स थे जिन्होंने डायग्नोस्टिक अप्रोच को डेवलप करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, उसमें थे मरियन और बेट्सी लेवी, गॉर्डन हैमिल्टन, ये कुछ लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप करने में अपना योगदान दिया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो डायग्नोस्टिक अप्रोच होता है, इसके कुछ अपने प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से बहुत ही सेंसिटिव जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड आप काम करने वाले हो, तो कुछ साइंटिफिक
आपका प्रोसेस है उसको फॉलो करिए, तो जो डिज़ायर हमारा जो गोल है अचीव करना है जो हमें, वो अचीव हो पाएगा। तो सबसे पहले जो होता है उसमें होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब यहाँ पे है कि आप जब किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो आप उससे अपना रैपिड बिल्डिंग करेंगे, है ना? उसके साथ अपना एक संबंध स्थापित करेंगे, जहाँ पे जो क्लाइंट है वो आपसे कंफर्टेबल फ़ील करे, ताकि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसके थॉट्स हैं, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करे। ठीक है? तो इसमें आप डेटा कलेक्शन का आपका क्या तरीका हो सकता है, क्या टूल्स टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, जैसे कि क्लाइंट का आप इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है? अगर ऐसा कोई केस है जिससे रिलेटेड ऑलरेडी पहले काम हो चुका है, तो एजेंसी के पास कुछ रिकॉर्ड्स भी होंगे जिसे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। उससे जो क्लाइंट है उससे रिलेटेड जो आपकी रिपोर्ट है वो देख सकते हो। उसके बाद उसकी पास्ट लाइफ, उसके बचपन के बारे में जानने के लिए, या उसकी इन्वायरमेंट, उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है, उसका जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके बारे में जानने के लिए आप उसके स्कूल और फैमिली से मिलोगे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे उनके बारे में जानकारी लोगे। तो यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो ये क्यों ज़रूरी है कि आप सबसे मिल के बातचीत कर रहे हो, क्योंकि देखिए क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा। हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करे या बता ना पाए, संकोचवश, या फिर उस टाइम पे उसकी स्थिति ऐसी ना हो कि वो बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, जिससे आपको जो ओरिजिन हुआ है उस प्रॉब्लम का, उसका पता नहीं लग सकता। तो ऐसे में आपको ये सारे जो टेक्निक्स आप यूज़ करोगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं ये एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है जो आप कर रहे हो क्लाइंट के लिए, ठीक है? और उसकी सिचुएशन को समझने के लिए। इसके बाद आपका आता है डीप डायग्नोस्टिक स्टडी। इसमें जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो आप उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो, देखते हो कि उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, क्या ऐसा हिडन थिंग्स हैं जो कि आपको अभी तक पता नहीं है या क्लाइंट ने बताया नहीं है, बट ये चीज़ जब आपने लोगों से बात किया और बाकी चीज़ों से आपको आइडिया मिला। ठीक है? आप उसमें से जो मेन प्रॉब्लम है आप उसको एनालाइज करोगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है ना? उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स को किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप जो मेन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, और उसके बाद इफ़ेक्टिव क्या इंटरवेंशन हो सकता है। आप कौन से ऐसे प्लान्स यूज़ या कुछ ऐसा प्रिपेयर कर सकते हो जिसके थ्रू आप उसके सॉल्यूशन पे काम कर सकें। ठीक है? इसके बाद आपका आता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, ये आपका डीप डायग्नोस्टिक का एक पार्ट होता है। इसमें आप जो अ, समस्या है उसको डीप एनालिसिस कर रहे हो, है ना? और आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस प्रॉब्लम में अपना योगदान दे रही हैं, उस प्रॉब्लम को बढ़ाने में योगदान दे रही है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए लेती हूँ क्योंकि आप वीडियो जब देखते रहोगे तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो एक कोई उदाहरण रहेगा तो। तो यहाँ पे डिप्रेशन की बात जो मैं कर रही हूँ कि अगर डिप्रेशन है किसी व्यक्ति को, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई साइकोलॉजिकल ही प्रॉब्लम सिर्फ़ होगा। उसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति जो है लंबे समय से बीमार चल रहा हो, जिस कारण से वो फिज़िकली उस तरीके से एक्टिव नहीं होगा, जिस कारण से उसका जो फ्रेंड सर्किल है उससे वो अलग होगा, क्योंकि वो अपने आप को एक कमरे में बंद रखना उसकी मजबूरी है। उसके बाद उसका लोगों के साथ जो एक मिलना-जुलना होता है वो कट हो जाता है, उसको लोनलीनेस फ़ील होता है। उसके जो मतलब एक जो डेली जो रूटीन है उसका वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है, जिसके कारण जो एक उसके पास एक कहते हैं ना कि एक लक्ष्य होना चाहिए अपने जीवन में कुछ करने के लिए। डेली जब आप सुबह उठो तो आपके पास एक होता है एक डेली रूटीन होता है, आपको करना होता है, बट जब वो इस तरीके से उसके पास कोई एम नहीं है तो उसे लगता है कि मेरा मतलब लाइफ वर्थलेस है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं किसी चीज़ की, मतलब किसी बीमारी के या किसी मेंटल प्रॉब्लम के। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए। उसकी फैमिली, उसका फिज़िकल हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ, है ना? उसका करियर, सारी चीज़ों को ध्यान में देख के पता किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या है, जो भी आपने डेटा एनालाइज़ किया है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, अब आप उसको क्या करोगे कि उसके लिए एक जो उसके प्रॉब्लम था उसका एक मेन मतलब आपको सॉल्यूशन जब आप बना लोगे तो उसमें से एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। और कोशिश इस तरीके से करनी है कि जो क्लाइंट है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो पार्टिसिपेट करे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है। तो ये चीज़ें उस जो व्यक्ति है उसके अंदर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरी है।
इस तरीके से आप प्लान करो जो कि क्लाइंट को हेल्प करे कि वो खुद की हेल्प कर सके और वो कैपेबल हो इन फ्यूचर, अगर उसे कभी ऐसी समस्या सामना करना पड़ता है तो वो उससे कोप कर सके या फिर उसको खुद से सॉल्व कर सके, ना कि वो पुराने फिर उसी प्रॉब्लम में आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम पोटेंशियल सॉल्यूशन आपने ढूंढा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद है ना, आपने क्लाइंट का जो कैपेबिलिटीज़ है, मोटिवेशन है, वो आपने देखा कि वो इस इशू को कैसे सॉल्व करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो ये हमारा आपका डायग्नोस्टिक अप्रोच था। इसके बाद आपका आता है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच का मतलब देखिए, हमने पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि फंक्शन का क्या मतलब होगा, है ना। तो यहाँ फंक्शन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति है वो अपना जो लाइफ है, जो उसका मतलब जो उसका एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सोसाइटी में, जो वो उसे फंक्शन जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है ना। उसके वो जो उसका एक दैनिक दिनचर्या है या उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उसका काम उसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है फंक्शन उस तरीके से, किसी कारण से प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल अप्रोच है केस वर्क का, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से लोग थे, जैसे टेफ थे, वर्जीनिया रॉबिन्सन, इन लोगों ने मिलके इसे डेवलप किया था, ठीक है। और ये अप्रोच जो है, इसका रूट आपको ऑटो रैंक जो है उनके विल साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो उनका एक आपने पढ़ा होगा, जो कह सकते हैं उनकी थ्योरी है, वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ विल का किससे संबंध है, कॉग्निटिव प्रोसेस से। मतलब कॉग्निटिव मतलब कि आपका जो थॉट प्रोसेस और बाकी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फंक्शनल अप्रोच जो है वो किसके थ्योरी पे बेस्ड है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ऑटो रैंक विल उनका जो थ्योरी था उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल इसमें होता है वो अपना जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी उसकी समस्या है, वो उसको सॉल्व करने के लिए फंक्शनल अप्रोच का यूज़ किया जाता है। फंक्शनल अप्रोच जो होता है, इसमें क्या देखा जाता है कि जो आपका इसमें जो आपका ये जो एजेंसी होती है, उसमें जो लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं जो व्यक्ति है उसको सही ढंग से कैसे अपने जो उसका फंक्शन जो खराब हो गया है, जो सोसाइटी में जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए, उसे जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके मेंटल थॉट प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके बिहेवियर में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो एजेंसी में जो केस वर्कर होगा वो हेल्प करेगा, उसमें जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होंगी उस एजेंसी में, उस व्यक्ति जो सोशल केस वर्कर होगा वो प्रोवाइड करेगा आपका क्लाइंट को, ठीक है। और ये इसमें मेनली आपका जो सर्विस साइकोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पे काम करता है ना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे रचनात्मक से है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल अप्रोच के अकॉर्डिंग व्यक्ति का जो सोचने का तरीका है ना, उसको चेंज करने में हेल्प की जाती है। जो उसका एक थॉट प्रोसेस रुक गया है कि वो इस तरीके से नहीं कर सकता है, उसको कोई मतलब उसको कॉन्फिडेंस या ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ कि वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा है या डिप्रेशन फील कर रहा है, या जो भी चीज़ें हैं उसकी जो भी समस्या है, उसमें हेल्प करता है कि उसका एक थॉट प्रोसेस सिस्टमेटिक वे में कैसे किया जा सकता है, जिससे वो उसका जो बिहेवियर में जो चेंज आया है ना, उसको कैसे सही किया जाए। ये सारी चीज़ें उसके थॉट प्रोसेस को सही करके करने की कोशिश की जाती है ना। इसमें आपका जो बिहेवियर और कॉन्शियसनेस आ जाएगा, आपका इंटेलिजेंस क्या है, उसका सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन, सारी चीज़ें इसको समझने में जो समय लगता है, उसको समझकर फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को देख कर कि क्या इससे समस्या है इस व्यक्ति को, फिर उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे देने की पूरी कोशिश की जाती है, और इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना एक प्रयास किया जाता है, जो कि फंक्शनल अप्रोच आपका है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच होता है इसमें जो सोशल केस वर्क जो सोशल केस वर्क का फंक्शनल अप्रोच है, इसमें ये आपके जो क्लाइंट है उसकी सिचुएशन सिर्फ एम्फेसाइज नहीं करता है, बल्कि ये जो सर्विसेज जो दी जा रही हैं उस एजेंसी के द्वारा, जहाँ पे वो व्यक्ति आ रहा है, ये उससे रिलेटेड होता है। जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो नेचर है सर्विस का उस संस्था का, वो प्रोवाइड करता है, और उसी के सर्विस को यूज़ करता है क्लाइंट, ठीक है। और इसी तरीके से जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी, है ना, वो भी वो जो आपका क्लाइंट होता है वो उसे
यूज़ करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें एजेंसी के थ्रू होती हैं और वो जो सर्विसेज मिलती हैं उसका यूज़ क्लाइंट अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करता है, ठीक है। तो ये आपका आज का फंक्शनल अप्रोच है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है इसको हेलन हैरिस पोलमैन ने दिया था। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, हमने इनकी बात की थी। तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल अपना दिया था जिसमें हम कह सकते हैं ये जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है उसका एक मतलब कि जो डेवलप्ड वर्जन हो सकता है जिसके आगे बढ़ने के बाद ये आपको देखने को मिलता है। और ये जो मेन फोकस रखता है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेल्प द क्लाइंट हेल्प हिमसेल्फ, मतलब कि आपको इस तरीके से क्लाइंट को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है कि वो अपनी मदद खुद कर सके, ठीक है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, जिसमें ये होता है कि सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम है उसको समझना और एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको कैसे ढूँढना है, क्या मेन प्रॉब्लम है। सेम उसी तरीके से कि मतलब आप स्टडी कर रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है पता कर रहे हो, फिर उससे रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्लान अपना बना रहे हो। फिर होता है गैदरिंग फैक्ट्स दैट विल लीड अ सॉल्यूशन, मतलब आप जब किसी क्लाइंट से मिलोगे तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन या डेटा आपके पास कलेक्ट होगा, फिर उससे आप उसके बेसिस पे ही उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई जब आप कर लोगे तो आप उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस ढूंढोगे, फिर उसमें से जो सॉल्यूशन बेस्ट होगा आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। फिर टेस्टिंग ईच प्रपोज सॉल्यूशन, यहाँ पे कि मतलब आपने 4-5 सॉल्यूशन निकाल लिए लेकिन बेस्ट क्या है, उस क्लाइंट को क्या चीज़ जो है हमें, क्या उसको मेडिटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है या फिर उससे रिलेटेड उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है या मेडिसिन भी साथ में चाहिए या फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करानी होंगी, क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्टिव करना है उसे, ये सारी चीज़ें आप इसको देखते हो। फिर आपका आता है डिसाइडिंग अपॉन द कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसके ऊपर फिर आप देखोगे आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या बेस्ट है, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और उसी के हिसाब से फिर देखोगे कि जो भी ज़रूरत एक्शंस है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो आप इसमें इंक्लूड करोगे और उसी के हिसाब से आगे के प्रोसेस को आप करते रहोगे और फिर जब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है तो फिर आप डिसाइड करते हो, डिस्कस करते हो क्लाइंट के साथ, फिर उसको आप एंड करते हो। अच्छा, ठीक है। तो अब ये है आपका कि जो केस वर्कर होता है वो एक चीज़ का ये ध्यान रखता है कि जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को जब वो देख रहा हो या उससे रिलेटेड जो फैक्ट इकट्ठा कर रहा है, तो वो कोशिश करता है कि वो जो मेन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफ़ाई करे, उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है वो ढूँढे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के दौरान कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी मेन चीज़ें होती हैं जिसे फ़ॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है उसको हम बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकें और उसका बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो जब इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करके जाए, आपके पास से जाए, तो ऐसा ना रहे कि उसको वो प्रॉब्लम बनी रहे। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि मिल के क्लाइंट के साथ वहाँ पे आप काम कर रहे होगे, कोर्स ऑफ एक्शन आपका जो भी है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ये मेरा जो मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है ये बेस्ट सॉल्यूशन है, तो इसके लिए आपको इस पर काम करना होता है, ठीक है। और यहाँ 4P होता है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। 4P जो इस अप्रोच का जो मेन पॉइंट्स हैं वो है कि पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। पर्सन में यहाँ आपका पर्सन से क्या मतलब है कि जो क्लाइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट आपका हो जाएगा और प्रॉब्लम का मतलब जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्लेस का मतलब यहाँ पे आपका सोशल वेलफेयर एजेंसी हो जाएगी जहाँ पे वो हेल्प के लिए आ रहा है, और प्रोसेस में आपका जो हमारा हमने एक बात की थी कि जब केस वर्क स्टार्ट होता है तो किस तरीके से पहले इनटेक होता है, फिर स्टडी होता है, डायग्नोसिस होता है, ये सारे प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये 4P का जो दिया था ये आपको पर्लमैन नहीं दिया था, ठीक है। इसके बाद कुछ कंट्राडिक्शन भी होते हैं इनके मॉडल के, जैसे कि कहा जाता है कि जो रियलिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है वो इस तरीके का कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो मेन प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर ही लेंगे या हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होके ही व्यक्ति काम करेगा, या वो जो प्रॉब्लम हमने देखा है वो सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रियलिटी अलग होती है और सोचना अलग होता है, इनका मतलब कहना था जो इनके कंट्राडिक्शन आए थे इनके अप्रोच को लेकर। फिर आया था कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है सिर्फ एक थॉट फॉर्म के रूप में हम देख सकते हैं कि एक केवल सोच है
ये एक्चुअल में नहीं होगा सेम आपका उसी तरीके से। फिर ये आपका कुछ कल्चरल बाउंड भी होते हैं जिसके थ्रू हम हर चीज़ में, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे अराइज़ हो रही है, तो कहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं, सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, लोगों का कल्चर होता है कि वहाँ पे उस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ बैरियर्स होंगे, है ना? तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें बात की गई थी और कहा गया था ये नॉन एक्सपेरिमेंटल आपका एविडेंस है, इसका कोई मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है कि इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से इनके कुछ कंट्राडिक्शन आए थे। इसके बाद आपका आता है टास्क सेंटर्ड अप्रोच। टास्क सेंटर्ड अप्रोच जो होता है आपका, ये दिया गया था जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो था, उनके द्वारा 1970 के दशक में दिया गया था। और स्पेसिफिक ये क्या है कि ये साइको सोशल जो आपका चैलेंजेस एक्सपीरियंस करता है इंडिविजुअल या फैमिली, एक टाइम लिमिट फ्रेमवर्क की बात की गई है कि मतलब कि कुछ स्पेसिफिक साइको सोशल प्रॉब्लम, साइको सोशल का मतलब आप समझ रहे होंगे मनोसामाजिक, आपने इसके बारे में हमने बात भी की थी पहले के वीडियोज़ में। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टास्क सेंटर अप्रोच का यूज़ करते हैं आपका। इसमें जो केस वर्कर होता है वो क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर मतलब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि डिफाइन नहीं करेगा प्रॉब्लम तो ऐसे प्रॉब्लम के नाम पे बहुत सारी चीज़ें अराइज हो जाएंगी, है ना? तो मेन प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना, परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रॉब्लम आप डिफाइन करोगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेक्टेड जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस आप लोगे। और हाँ, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एक विद इन टाइम फ्रेम एक ड्यूरेशन होता है इसका, आपको उसके अंतर्गत सारी चीज़ों को सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम को। ठीक है, मतलब कि एक आपका कुछ सेशंस होंगे जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है। और इसमें जो और ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है ना? जिसको फॉलो करना होता है, क्योंकि आप कुछ सेशंस होंगे, आपको वो सेशंस अटेंड करने होंगे, ठीक है? और इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें जो आपका सोशल केस वर्कर होगा, वो गाइड करता है क्लाइंट को कि वो अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, और उसको कुछ टास्क डिज़ाइन किए जाते हैं जिस टास्क को कंप्लीट करने के बाद माना जाएगा कि आपका जो ये पूरा जो थेरेपी या जो भी चीज़ें थी ये कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो होती है उसको आइडेंटिफाई क्लाइंट ही करता है। प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी उसका रिज़ॉल्व जो करना है, सॉल्यूशन जो देना है, ये सारा मोटिवेशन आपके क्लाइंट के अंदर होना चाहिए कि वो खुद इन सब चीज़ों को करे, है ना? और कुछ टास्क आप उसके साथ डिसाइड करते हो, कुछ गोल्स बनाते हो जिसको उसे फुलफ़िल करना होता है। जो ये क्लाइंट होगा ये इसको स्वयं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लाइंट को कैपेबल बनाना है, एबल करना है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश खुद से करे, है ना? तो यहाँ पे ये आपका टास्क सेंटर्ड अप्रोच आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे टास्क सेंटर से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कोई मतलब टास्क दिया जा रहा है जिस पे फ़ोकस करना है। यानी कि आप कुछ जो आपका क्लाइंट होगा वो अपना टास्क कुछ बनाएगा, कुछ अपने उद्देश्य बनाएगा, उसको वो पूरा करेगा, और ये जो प्रक्रिया होगी पूरी, इसी में उसका वो थेरेपी और प्रोसेस होता रहेगा जिससे वो अपने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूँढ पाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका ये हिंदी में दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपका आता है रेडिकल अप्रोच। रेडिकल अप्रोच जो है आपका मेनली ये आपने मार्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी। कार्ल मार्क्स ने जो बताया था कि कैसे जो सोसाइटी है उसका 2 भागों में डिवीज़न हुआ है ना? पर हायर क्लास और लोअर क्लास, ठीक है? कैपिटलिस्ट और जो इनके बारे में बात हुई थी कि जो लेबरर्स हैं, जो आपके, तो इस तरीके से इनके बारे में क्या, इस अप्रोच के बारे में क्या कहा गया है कि ये अप्रोच कहता है कि जो सोसाइटी है उसको 2 भागों में बाँटा गया है ना? कुछ लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोग अनप्रिविलेज्ड हैं। मतलब कुछ लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल रही हैं, है ना? वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और कुछ लोग हैं जो कि गरीब हैं और जिन्हें जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वो भी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो ये जो अप्रोच होता है ये व्यक्ति के बारे में कहता है कि जो व्यक्ति है वो कुछ सोसाइटी के कुछ स्ट्रक्चर है ना? उसके कारण जो व्यक्ति है वो प्रॉब्लम में है। मतलब यहाँ पे जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी बात की जा रही है कि ये जो उनकी समस्या है वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के कारण है। तो इनका मानना था कि सोसाइटी इस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर है, तो इस कारण से लोग समस्याग्रस्त हैं, जिनके कारण उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो खराब है, और उसकी वजह से उनकी बाकी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही हैं। क्योंकि जब किसी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होगी, कोई गरीबी में है, तो उसकी उसका शिक्षा कहें हम, या उसके स्वास्थ्य की बात कहें, या उसका सामाजिक स्तर है, या उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, सही नहीं होंगी। तो यहाँ पे रेडिकल अप्रोच इस बारे में बात करता है कि ये इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के इसी डिवीजन ऑफ
लेबर और ये सारी चीज़ें जो है इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका फिर इसने रेडिकल अप्रोच में 5 मेन थीम्स दिए गए हैं जिसके बेस पे ही ये पूरा अप्रोच काम करता है। ठीक है, इसमें पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें बात की जाती है कि जो समाज की जो बड़ी समस्याएं हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, इसमें क्या है कि ये समस्या किस कारण से, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के कारण है। तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण से ये समस्या आ रही है, तो इसके लिए आपको उस समस्या का समाधान करना है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो क्लाइंट आपका होगा, जो व्यक्ति होगा, वो दोषी नहीं होगा, उसे ब्लेम मत करिए, क्योंकि ये आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना हुआ है कि वो समस्या में है, वो अनप्रिविलेज्ड है। ठीक है, फिर आपका आता है एग्जामिन सोशल वर्क्स रोल, मतलब कि इसमें बात की जाती है कि जो सोशल वर्क है, जो समाज कार्य है, वो किस तरीके से वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, कैसे वो जो समाज है उसके ऊपर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस डाल सकता है ना, वेलफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो कैसे कर सकता है, इसको फोकस करने की बात की गई है। फिर आपका आता है क्वेश्चनिंग द सिस्टम, मतलब यहाँ पे जो भी सोसाइटी में जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट कराई जा रही हैं, जो लॉज बनाए जा रहे हैं, क्या वो अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए, हेल्प के लिए हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और इससे रिलेटेड जो भी रेगुलर क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे वो आपका आ जाएगा। रेडिकल अप्रोच इसकी बात करता है कि क्वेश्चन करिए सिचुएशंस के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, है ना। फिर आपका आता है प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल, यहाँ पे बात की जाती है जो इंडिविजुअल है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा क्लाइंट होगा उसकी कोई ना कोई समस्या है, तभी तो वो यहाँ पे आया हुआ है आपके हेल्प के लिए। तो यहाँ पे उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के स्ट्रक्चर के कारण जो पावरफुल लोग हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, एक ग्रुप है जो बुर्जुआज का ग्रुप कहा जा सकता है, वो है जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो मालिक एक तरीके से पूंजीपति हैं, वो किस तरीके से शोषण कर रहे हैं जो व्यक्ति, जो गरीब है, जो मजदूर है उसका। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो पावरफुल लोगों से दबे हुए हैं। तो ऐसे पावरफुल लोगों से, जो ऐसे ग्रुप्स हैं और इस स्ट्रक्चर से सोसाइटी के इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये रेडिकल अप्रोच बात करता है कि इनको सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एडवोकेटिंग फॉर चेंज, यहाँ पे मतलब कि जो भी पर्सनल फ्रीडम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सोसाइटी के सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक बुर्जुआ है उन्हीं को सब सारे जो पॉलिसीज़ हैं उससे फ़ायदे उन्हें हों, प्रोग्राम से उनसे उन्हें फ़ायदे हों, नहीं, सबके लिए होना चाहिए। समाज में जो हर जो कह सकते हैं ना अंतिम तबका है जो आपका, उसको भी हमें फ्रंट में लाना है, जो अति पिछड़े लोग हैं उनको भी हमें साथ में ले आना है, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए काम करना है। तो रेडिकल अप्रोच आपका ये कहता है। ठीक है, तो हमने आज ये सारे जो अप्रोचेस थे इनके बारे में बात कर लिया, ये 5 अप्रोचेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के वीडियोज़ में हम बाकी के टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से सोशल केस वर्क में क्या टूल्स टेक्निक्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।